मीरा की परेशानी पार्ट 49। उर्मिला और उसके आदमियों के जाने के बाद मीरा की आंखें दोबारा बहने लगती हैं। ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था जैसा अब हो रहा था। शायद बुरा समय चल रहा था, लेकिन बुरा समय भी क्या इतना लंबा होता है? 5 साल से वो इसी तरह परेशान हो रही है। ना जाने ये बुरा समय कब खत्म होगा। अपने दिमाग में मीरा यही सब सोच रही थी कि तभी मनोज जी की अचानक खांसने की आवाज सुनकर उसे होश आता है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और बाहर बैठे मनोज जी के पास आकर उन्हें अंदर लेकर आती है। पापा, आप ठीक है ना? यहाँ बैठिए, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ, कहकर मीरा जल्दी से मनोज जी को पलंग पर बैठाती है और उनकी दवाई निकालने लगती है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। मीरा मनोज जी के आगे दवाई बढ़ाते हुए कहती है। अपनी बेटी को अपनी इतनी फिक्र करता देखकर मनोज जी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वहीं अपने पापा को यूं इस तरह अचानक रोता देखकर मीरा परेशान होते हुए कहती है, पापा क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? कहीं आपके सीने में दर्द तो नहीं हो रहा? आप ठीक है ना? मीरा की बात सुनकर मनोज जी उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहते, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मुझे पता होता कि पापा क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हैं। चलिए जल्दी से दवाई ले लीजिए, कहकर मीरा मनोज जी को दवाई देती है और उन्हें पानी पिलाती है। आप यहाँ बैठिए, मैं ये सब कुछ समेट कर जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, मीरा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है और जाने लगती है। तभी मनोज जी उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेते हैं। क्या हुआ पापा, कुछ चाहिए था आपको? मीरा मनोज जी के इस तरह उसे रोकने पर पूछती है तो मनोज जी उसे अपने पास बैठाकर पूछते हैं, मीरा, तुमने उर्मिला बहन जी से ये तो कह दिया बेटा कि तुम 3 दिन में पिछले 3 महीने का किराया दे दोगी, मगर कैसे बेटा? हमारे पास अब कोई जमा पूंजी नहीं है, ऊपर से तुम्हारी जॉब भी मेरी वजह से चली गई। पापा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भूल गए आप, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने के लिए मना किया है। मनोज जी की बात सुनकर मीरा कहती है तो मनोज जी परेशान होकर कहते हैं, पर बेटा, पापा, मैं सब संभाल लूंगी। और आपको पता है, आज मुझे मुंबई के सबसे बड़े मॉल में एक कपड़ों के शोरूम में जॉब मिली है। कल से ज्वाइन करूंगी, तो उनसे एडवांस में सैलरी मांग लूंगी। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है तो मनोज जी परेशान होकर कहते हैं, पर बेटा, पापा, कितनी बात करते हैं आप? अगर आपसे ऐसे ही बातों में लगी रहूंगी ना तो आप और मैं दोनों भूखे रह जाएंगे। चलिए मुझे काम करने दीजिए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। चलिए चलिए, जल्दी से लेट जाइए। हाँ, ये हुई ना बात, मेरे अच्छे पापा, मीरा मुस्कुराते हुए कहती है और मनोज जी को पलंग पर लेटाकर सब सामान जो उर्मिला के आदमियों ने बिखेर दिया था समेटने लगती है। सब कुछ समेटते हुए मीरा एक नजर अपने पापा को देखती है जो आंखें बंद किए लेटे हुए थे। उन्हें देखकर मीरा अपने मन में कहती है, पापा से तो कह दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? कोई पहले दिन ही तो एडवांस सैलरी थोड़ी दे देगा। वहीं सिंघानिया मेंशन के बाहर अद्विक की कार आकर रुकती है। ड्राइवर जल्दी से उतरकर अद्विक के लिए गेट खोलता है तो अद्विक कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर वेदिका के लिए गेट खोलता है और वेदिका को बाहर निकालने में मदद करता है। वेदिका अद्विक की मदद से अपनी गोद में सोती हुई अद्विका को लेकर कार से बाहर निकलती है। दोनों मेंशन के अंदर पड़ जाते हैं। रुक जाओ बच्चों। आस्था जी अद्विक और वेदिका को चौखट पर रोकती हैं और आरती की थाल देवयानी जी की तरफ बढ़ा देती हैं। देवयानी जी आगे बढ़कर अद्विक और वेदिका का तिलक करती हैं और उनकी आरती उतारती हैं। वेदिका, बेटा, ये चावल का कलश अपने दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो और आरती की थाल में पैर रखकर उसकी छाप छोड़ते हुए अंदर आ जाओ। आस्था जी मुस्कुराते हुए वेदिका को देखकर कहती हैं तो उनकी बात सुनकर वेदिका हाँ में सिर हिला देती है। वेदिका अपने पैर से कलश गिराने के लिए पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, मगर अद्विका को गोद में लिए रहने की वजह से वो ये कर नहीं पाती। यूं इस तरह अपनी वेदू को परेशान होता देखकर अद्विक सोती हुई अद्विका को अपनी गोद में लेते हुए मुस्कुरा कर कहता है, अब कर। अद्विक की बात सुनकर वेदिका हाँ में सिर हिला देती है और अपनी नजरें नीचे करके उस चावल से भरे कलश को देखने लगती है जो उसके पैरों के आगे रखा हुआ था। ये सब कुछ उसके लिए नया था क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। कहने को तो ये उसकी दूसरी शादी थी, मगर गृह प्रवेश वो पहली बार कर रही थी।
पहले जब वो कौशिक परिवार गई थी तब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने बिना किसी रस्मों रिवाज के उस घर में कदम रखा था और फिर वो वहीं फंस कर रह गई। आज अगर अद्विक नहीं होता तो शायद ये दिन उसे कभी नसीब नहीं होता। वो शायद अब भी उस घर में एक कैदी की भांति रहती। वेदिका, बेटा क्या सोच रही हो? वेदिका को किसी सोच में गुम देखकर देवेंद्र जी कहते हैं तो उनकी बात सुनकर वेदिका अपने ख्यालों से बाहर निकलती है और अपने आंसू जो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचकर उसकी आंखों में आ चुके थे, पोंछकर मुस्कुराते हुए अपने दाहिने पैर से कलश गिरा देती है। वेदिका के कलश गिराते ही सबके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं अद्विक भी खुश हो जाता है। ये सब उसके लिए भी तो नया था। उसकी पिछली शादी में ये सब नहीं हुआ था। ना ही वो लावण्या के साथ इस तरह गृह प्रवेश की रस्म में शामिल हुआ था और ना ही किसी और रस्म में। वेदिका बेटा, अब आलते की थाल में पैर रखकर अंदर आओ, आस्था जी कहती हैं तो वेदिका हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ती है और आस्था जी के कहे मुताबिक आलते की थाल में पैर रखकर उसकी छाप छोड़ते हुए अंदर आ जाती है। अद्विक भी वेदिका के साथ अंदर आता है तो देवयानी जी दोनों को देखकर कहती है, बहुत रात हो गई, सब जाकर सो जाओ और शांति तुम अद्विका को ले जाकर उसके रूम में सुला दो। कहकर देवयानी जी चली जाती हैं। वहीं शांति अम्मा अद्विक के पास आकर उससे अद्विका को अपनी गोद में लेने लगती है। तभी अद्विका की नींद खुल जाती है। वो अपनी उनींदी आंखों से शांति अम्मा को देखती है तो शांति अम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, अद्विका जाग गई बेटा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में सुला देती हूँ। नहीं मम्मा, कहकर अद्विका कुनमुनाते हुए वेदिका को ढूंढती है और वेदिका पर नजर पड़ते ही अपनी बाहें उसकी तरफ फैला देती है। अद्विका, यूं इस तरह अद्विका को अपनी तरफ बाहें फैलाए देखकर वेदिका तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ले लेती है। वहीं अपनी मम्मा की गोद में आते ही अद्विका वापस आंखें बंद करके सो जाती है। अरे ये लड़की भी। वेदिका बेटा आप परेशान मत हो, मुझे इसे दे दो, मैं इसे इसके रूम में सुला दूंगी। शांति अम्मा वेदिका के पास आकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं अद्विका को सुला दूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है और बिना कुछ सुने अद्विका को लेकर चली जाती है। चल अद्विक, काफी रात हो गई है, मैं भी चलता हूँ। विवान कहता है तो उसकी बात सुनकर अद्विक उसे रोकते हुए कहता है, इतनी रात हो गई है, कहीं नहीं जाना है, यहीं रुक जा। नहीं अद्विक, जाने दे, कल आता हूँ। विवान कहता है तो अद्विक उसे देख कर कहता है, क्यों इतनी रात में परेशान हो रहा है, कल आऊंगा ना यार, अभी जाने दे। विवान कहता है तो अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, चल बाहर तक छोड़ता हूँ। विवान कहता है और अद्विक के साथ बाहर निकल जाता है। वहीं ऊपर अद्विका के रूम में वेदिका अद्विका को सुलाकर रूम में अपने कपड़ों का पैकेट ढूंढने लगती है। तभी शांति अम्मा वहां आकर कहती है, क्या ढूंढ रही हो बेटा? शांति अम्मा, मेरे कपड़े यहीं एक पैकेट में रखे थे, वेदिका कहती है तो उसकी बात सुनकर शांति अम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा वो तो अद्विक के कमरे में रखवा दिए हैं। अद्विक के रूम में? शांति अम्मा की बात सुनकर वेदिका उन्हें देखकर कहती है तो शांति अम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ अब से तुम वहीं रहोगी, इसलिए वहीं पर रखवा दिए, तुम जाकर आराम करो, मैं अद्विका के पास। शांति अम्मा की बात सुनकर वेदिका कहती है, पर चिंता मत करो बेटा, तुम जाओ। शांति अम्मा वेदिका की बात बीच में काट कर कहती है तो वेदिका हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। क्या होगा आगे? आखिर मीरा कैसे पैसों का इंतजाम कर पाएगी? क्या वेदिका अपनी दोस्त के बारे में जान पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।